हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके वार्षिक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा ही पेपर आपके वार्षिक एग्जाम में आएगा तो पूरा पेपर अच्छी तरह से हल करके जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, कह रहा है कि फ्रांस की प्राचीन संसद का क्या नाम था। तो मैंने आपको कई बार बताया कि फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम जनरल स्टेट्स था। क्या था? जनरल स्टेट्स था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि बास्तिल का पतन कब हुआ था। तो जो बास्तिल का पतन हुआ था 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ था। कब? 14 जुलाई 1789। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे? कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक माना जाता है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कार्ल मार्क्स नहीं दिया है। तो रूस में जो कि समाजवाद का जनक माना जाता है उसे लेनिन को माना जाता है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूस में खूनी रविवार की घटना कब घटी थी। तो रूस में खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी सन 1905 को घटी थी। कब? 22 जनवरी 1905 को। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। जो कर्क रेखा होती है राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा देश भारत से बड़ा है। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत से बड़ा कौन सा देश है। रूस है, अमेरिका है, चीन है। तो तीनों भारत से बड़ा देश है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा लवड़ी झील है। क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी लवड़ी वाली झील है। यहाँ पर देख सकते हैं सांबर झील, डल झील, गोविंद सागर झील, बुलर झील। ये तीनों क्या है? डल झील, गोविंद सागर झील और बुलर झील, ये सभी मीठे पानी की झील है। जबकि सांबर झील जो कि राजस्थान में है ये लवड़ी झील है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देख सकते हैं दिया है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय की माउंट एवरेस्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोकतंत्र की संप्रभुता किसमें निहित होती है। तो लोकतंत्र की संप्रभुता संविधान में निहित होती है। तो यहाँ पर संविधान नहीं दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, जनता में निहित होती है। 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दिया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो सभी को पता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत कब स्वतंत्र हुआ था। तो आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? भारत स्वतंत्र हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वह राष्ट्रपति करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकार कितने हैं। तो मूल अधिकार 6 है। कितना है? 6 है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कृषि, वानिका, पशुपालन आर्थिक क्षेत्र के किस क्षेत्र में आते हैं। तो ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार मिलता है। तो अर्थव्यवस्था का जो सबसे अधिक रोजगार मिलता है वह कृषि और सेवा क्षेत्र में। किसमें? कृषि और सेवा क्षेत्र में मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है कि निर्धनता का क्या अर्थ होता है। भुखमरी, आश्रय का न होना, सफाई और सुरक्षित न होना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये सभी क्या होते हैं? निर्धनता के प्रतीक होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कैलोरी कितनी होती है। तो जो प्रति व्यक्ति कैलोरी होती है 2400 कैलोरी होती है। कितना? 2400 कैलोरी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा का आयाम क्या है। तो जो खाद्य सुरक्षा का आयाम है उपलब्धता है, पहुंच है, सामर्थ्य है। तो ये सभी क्या है? खाद्य सुरक्षा के आयाम है। उसके बाद यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि फ्रांस की क्रांति की कारण लिखना है। क्या लिखना है आपको?
फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे कि फ्रांस की क्रांति हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। तो फ्रांसीसी क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 1789 से शुरू होकर 1799 तक चली। इस क्रांति के कुछ प्रमुख कारण हैं। यहाँ पर आप कारण देख सकते हैं क्यों यह क्रांति हुई। फ्रांस में अयोग्य शासकों के कारण क्या हुई क्रांति हुई थी। सामंतों और कुलीन वर्ग से प्राप्त विशेषाधिकार पर जो आक्रोश था और राज्य में जो दयनीय आर्थिक स्थिति थी और मध्यम वर्ग की बढ़ती चेतना। और अगला है बौद्धिक जागरण का प्रभाव। क्या है? बौद्धिक जागरण का प्रभाव। तो ये सभी कारण थे जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुई थी। अथवा आपको यहाँ पर देख सकते हैं पूछा कि नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के प्रमुख कारण क्या थे। तो या तो आपको ये लिखना है या तो ये लिखना है। तो नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के कारण बताना है। तो वर्ष 1812 में कई कारणों के चलते नेपोलियन रूस पर विजय प्राप्त करने में विफल रहा, जैसे दोषपूर्ण रसद, खराब अनुशासन, बीमारी, प्रतिकूल मौसम। वर्ष 1814 में नेपोलियन को पराजित कर एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। इस प्रकार अंततः 1815 में वाटरलू के युद्ध में वह पराजित हो गया। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हो गया? पतन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बागर भूमि किसे कहते हैं और नदियों और झीलों के प्रमुख आर्थिक महत्व बताना है। क्या बताना है? बागर भूमि बताना है और नदियों के प्रमुख झीलों के आर्थिक महत्व बताइए। अथवा आप लोकतंत्र के 4 गुण लिखिए। संविधान से आप क्या समझते हैं इसको बताइए। इन चारों क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक साथ बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं बागर भूमि किसे कहते हैं। जो बागर भूमि होती है वह क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ नहीं आती या बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता और वह हमेशा पुरानी मिट्टी जमी रहती है, उसे बागर जड़ोड़ मिट्टी कहते हैं। यह कम उपजाऊ होती है। या क्या होती है? कम उपजाऊ होती है। यहाँ पर देख सकते हैं बागर भूमि का मतलब होता है जहाँ पर बाढ़ नहीं होता या बाढ़ का पानी जहाँ पर नहीं पहुंच पाता तो वहाँ की मिट्टी क्या होती है? जम जाती है। उसी को जलोढ़ या बागड़ मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा था कि नदियों और झीलों के प्रमुख आर्थिक महत्व बताना था। तो आर्थिक महत्व आप जानते हैं कि सिंचाई में होता है, नेविगेशन में होता है, जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों का उपयोग करने के लिए विशेष महत्व है। भारत में जैसे नदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जहाँ पर अधिकांश आबादी और कृषि के लिए आजीविका है। झीलों के पर्यटन को विकसित करने के लिए, मनोरंजन प्रदान करने के लिए मदद करती है। मानव की ऐतिहासिक नदियों के मूलभूत रहा है, यानी महत्वपूर्ण हमेशा रहा है, आप जानते हैं। लोकतंत्र के आप गुण देखेंगे तो लोकतंत्र में जो जनहित होते हैं, लोगों की क्या होते हैं हित के लिए लोकतंत्र के गुण होते हैं। राजनीतिक प्रशिक्षण होता है, नैतिक विकास करना, क्रांति का अभाव होना और संस्कृति में एकता होना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक क्वेश्चन के आंसर है। उसके बाद पूछा है कि संविधान से आप क्या समझते हैं। संविधान से आप जानते हैं कि संविधान का मतलब है समधन विधान, जिसका विधान क्या हो, सभी के ऊपर समान हो, वही पर क्या होता है? संविधान होता है। मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिसमें कोई राज्य या अन्य संगठन अभिष्ठित होते हैं और इसे मैग्ना कार्टा की प्रतिलिपि भी कहा जाता है। वह किसी संस्था को जो प्रचलित करने के लिए बनाया जाता है, यह संविध दस्तावेज है। यह प्राय लिखित रूप में होता है। संविधान क्या होता है? लिखित रूप में होता है। मैं सभी का क्वेश्चन का आंसर पहले बता देता हूं, तो मैं आपको क्वेश्चन भी ऊपर दिखा दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। तो हमें संसद की आवश्यकता इसलिए क्योंकि संसद हमारे देश की सरकार यानी सत्ता पार्टी को गलत या अनुचित निर्णयों को लेने से विरोध करती है और उसे पलटने की क्षमता रखती है। संसद हमारे देश के प्रमुख कार्य जैसे देश का बजट बनाना, बजट को पास करना, देश के प्रमुख निर्णय करना इत्यादि हमारे संसद की प्रमुख कार्य प्रणाली होती है। इसलिए हमारी संसद क्या होती है? हमें आवश्यक होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। तो आप जानते हैं कि जब कोई काम करने पर उसके बदले कोई वेतन मिलता है तो उसे हम आर्थिक क्रिया करते हैं, और जब कोई काम करने पर उसके बदले हमें कोई वेतन नहीं मिलता और उसका कोई उद्देश्य भी नहीं होता तो उसे हम गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? गैर आर्थिक क्रिया होते हैं। तो ये सभी आंसर थे, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन दिया कि नदियों के प्रमुख झीलों के आर्थिक महत्व क्या है, लोकतंत्र के 4 गुण बताइए, संविधान से आप क्या समझते हैं, हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती। इन सभी का आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया, वहां से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वर्णात्मक प्रश्न है। पूछा है कि फ्रांस की क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालिए, लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा लिखिए, भारत के उत्तर विशाल मैदान की उपयोगिता लिखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि बेरोजगारी से आप क्या आशय है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी में अंतर आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपको अच्छी तरह से लिख लेना है, इसका आंसर आप लिख लेंगे। उसके बाद देख सकते हैं मानचित्र कार्य है कि यूरोप का मानचित्र है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, हंगरी और इटली। उसके बाद भारत का मानचित्र है गंगा नदी, गोदावरी नदी, बुलर झील, सांबर झील, यमुना नदी। तो इस मानचित्र को मैं आपको एक अलग पार्ट में बता दूंगा कि मानचित्र को कैसे भरा जाता है,
ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एक मैं मानचित्र लेकर उसमें आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। तो इसको मैं अगले पार्ट में आपको इसका मानचित्र का हल बता दूंगा। तब तक के लिए ये वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और अच्छी तरह से हल कीजिए। अगर आप साइंस के पेपर को नहीं देखें तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए, या तो मैथ के पेपर को देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। मैं आपसे वहीं पर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।